हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस और जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आज हम पढ़ेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों हमारे हार्ट का जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या होता है कि नैरो हो जाता है। अब उस मिट्रल वॉल्व के नैरो होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो देखते हैं सबसे पहले मिट्रल वॉल्व क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिट्रल वॉल्व सबसे पहले बच्चों क्या है, द वॉल्व between the left atrium and the left ventricle। ये है हमारा मिट्रल वॉल्व। एक वॉल्व है जो कि कहाँ है, किसके बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। अब मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस क्या है, ये तो था मिट्रल वॉल्व। अब मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस देखते हैं। तो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस क्या है कि बच्चों, द नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व, उसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। क्या है कि द नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व इज मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की वजह से ड्यू टू मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस ब्लड इज नॉट फ्लो प्रॉपरली थ्रू लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बोल रहे हैं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहे, कहां से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक। तो इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। जब हमारी मिट्रल वॉल्व का नैरोइंग हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। तो अब चलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों कि इसमें होता क्या है। सो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस इज अ नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द मिट्रल वॉल्व। तो क्या बोल रहे हैं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस क्या है, नैरोइंग है और क्या है, ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, किसका, मिट्रल वॉल्व का। The narrowed valve cause blood to back up in the left atrium instead of the left ventricle। बोल रहे हैं कि यहाँ पर उस नैरोइंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो बैक फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ ही वो वापस क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, ड्यू टू द स्टेनोसिस, ड्यू टू नैरोइंग। क्योंकि प्रॉपर स्पेस ही नहीं है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाने का, इसीलिए वो वापस क्या कर रहा है कि लेफ्ट एट्रियम में ही वो उसका बैक फ्लो कर रहा है, किसका, हमारे ब्लड का। तो इसको हम बोल रहे हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सिंपल शब्दों में ये क्या है, नैरोइंग है और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिट्रल वॉल्व। फिर आते हैं बच्चों कॉजेस के ऊपर। तो कॉजेस क्या है, मतलब किन किन कारणों की वजह से आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज रियोमैटिक फीवर। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको रियोमैटिक फीवर है, मतलब आपके हार्ट पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें क्या होता है कि ये किसकी वजह से कॉज होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। किसकी वजह से हो रहा है, अल्फा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके हार्ट का जो मिट्रल वॉल्व है वो नैरोइंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। फिर आते हैं इंडोकार्डाइटिस पे। इसमें क्या है कि इन्फेक्शन और द इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम जो हमारा क्या है, इनर लेयर हार्ट का, तो उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इंडोकार्डाइटिस की वजह से भी क्या हो सकता है कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है। किसी भी टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मतलब कि बचपन से एट द बर्थ ऑफ द टाइम आपको क्या है कि आपके हार्ट में डिफेक्ट है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से भी आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होगा।
सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटिस बच्चों ये क्या है, एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स डिजीज है, मतलब एक इसमें क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है ये सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली आपके बॉडी का हेल्दी सेल्स को क्या करता है, किल करने लगता है इंस्टेड टू किलिंग द हार्मफुल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो अगर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस मतलब किसी भी टाइप का ऑटोइम्यून डिजीज है तो उस कंडीशन में भी आपको क्या है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी, तो इसी के साथ बोल रहे हैं कि अगर रेडिएशन थेरेपी हुई है आपकी पहले कभी, तो रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट का जो है वो भी एक कॉज है किसका, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने का। सो क्या क्या कॉजेस हैं हमारे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के, दैट इज रूमेटिक फीवर जो कि अल्फा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि एक तरह का हार्ट इन्फेक्शन है। इसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट का इनर लेयर है एंडोकार्डियम, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, अगर आपको एट द बर्थ ऑफ द टाइम से ही कोई भी किसी भी तरह का कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तब आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटिस, या फिर किसी भी टाइप का आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है तब भी आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है। फिर आते हैं बच्चों रिस्क फैक्टर्स पे, मतलब कि कौन कौन से लोगों को ज्यादा खतरा है, ज्यादा रिस्क में है, ज्यादा प्रॉन है किसके, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने के, तो वो हम देखते हैं। तो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं किसको, हैविंग रूमेटिक फीवर, मतलब जिनको रूमेटिक फीवर रहता है। क्या बोल रहे हैं कि जिनको रूमेटिक फीवर जो है वो रहता है। बीइंग फीमेल, फीमेल्स में मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने का चांस ज्यादा है। हैविंग अ रिलेटिव विद मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई फैमिली हिस्ट्री, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री आपका किसी भी मतलब कि आपके फैमिली में, तो भी आपको क्या हो सकता है कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने का चांस है। तो क्या बोल रहे हैं कि जिनको लंबे समय से रूमेटिक फीवर है, या फिर फीमेल्स को मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने का ज्यादा चांस है, या किसी का रिलेशन है किसी मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के केस से, मतलब किसी भी तरह का फैमिली हिस्ट्री है, तो इन लोगों को ज्यादा रिस्क में ये लोग आते हैं किसके, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, कि उनको हो सकता है इन फ्यूचर। नाउ इट्स टाइम टू बी स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की पैथोफिजियोलॉजी अब हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजी, मतलब किसी भी कॉज की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर मिट्रल वॉल्व जो थी हमारी क्या हुई, नैरो हो गई। क्या बोल रहे कि यहाँ पर जो मिट्रल वॉल्व है वो नैरो हो गई। नैरो हो गई, उस नैरोइंग की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो था वो कैसा हुआ, इनसफिशिएंट होने लगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है। कहां से, टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्टल, जब वेंट्रिकुलर डिस्टल हो जाती है तो तब वहां पर वेंट्रिकुलर, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है। अब इसकी वजह से, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड था वो कहाँ जाना था, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब वो नहीं पहुंच पा रहा है, वो बैक फ्लो कर रहा है कहां पर, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। जब ब्लड का बैकफ्लो होगा वापस से लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो एक्यूमुलेशन हो ही रहा है ब्लड का, इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई विद एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जब लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियम प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो ब्लड की एक्यूमुलेट होने की वजह से लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो कैसा होगा बच्चे, वो बढ़ जाएगा। अब जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कब बढ़ रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर, तब वहां पर पल्मोनरी वीनस प्रेशर भी एलिवेट हो जाएगा एंड राइट वेंट्रिकुलर एंड एट्रियम प्रेशर, साथ ही साथ पल्मोनरी का वीनस प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर भी बढ़ेगा, और यहाँ पर अब एट्रियम का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अब यहाँ पर सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी आर्टरी जो ब्लड को आपके लंग्स तक लेके आ रही है
उस आर्टरी में जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो इसीलिए हम इसको सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पर जो पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, इंक्रीज हो गया। अब जब पल्मोनरी वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है हमारा, जब वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डायलेशन बड़ा हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। और सिस्टोलिक डिसफंक्शन किसका होगा, हमारे राइट वेंट्रिकल का यहाँ पर डायलेशन होने लगेगा, और जो सिस्टोलिक फंक्शन है वो भी यहाँ पर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर हमारा आरवी ओवरलोड हो जाएगा, मतलब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, ओवरलोड होने लगेगा। तो ये थी बच्चों हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। एक बार हम फिर से इसको स्टडी कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि ड्यू टू इथियोलॉजी, किसी भी कॉज की वजह से क्या हुआ कि हमारी मिट्रल वॉल्व जो थी वो नैरो हो गई, कॉज की वजह से मिट्रल वॉल्व नैरो हो गई। नैरो होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल तक प्रॉपर ब्लड जा ही नहीं पा रहा है। अब जब लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड नहीं जाएगा तो यहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमारा लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो गया तो यहाँ पर अब उसका जो प्रेशर है वो भी बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से जो लेफ्ट एट्रियम है वो इनलार्ज हो गई। अब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, एलिवेट हो गया, कब, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर। अब जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पल्मोनरी वीनस प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर का, एज वेल एज हमारे एट्रियम का प्रेशर जो है वो भी एलिवेट हो जाएगा। अब इन सारी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो वेन, जो ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी और ये जो वेन होती है वो क्या करती है कि ब्लड को लंग्स तक लेके आती है। तो उस आर्टरी में या वेन में क्या होगा बच्चे कि यहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज्यादा सीवियर होने की वजह से यहाँ पर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब इसकी वजह से यहाँ पर डायलेशन होगा और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो कैसा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। फिर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है तो वो हम देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है बच्चों कि अगर आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की कंडीशन है तो हो सकता है कि आपको में से कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो फील होना स्टार्ट हो गया। तो पहले हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको हम डिस्निया भी बोल देते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होगा आपको बच्चे, नाइट के टाइम पे, और अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म की है तो उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फेंट हो जाएंगे, डिजीनेस और टायर्डनेस, क्या आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा थके थके से महसूस करेंगे इन द कंडीशन ऑफ द मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। अब ये तो मैंने आपको बताया ही है कि किसी भी कार्डियक कंडीशन में चेस्ट पेन तो होगा ही होगा, ये तो मेन सिम्टम है। तो इसी के साथ यहाँ पर चेस्ट पेन भी होगा। उसके बाद क्या है कि फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस, यहाँ पे आपके इंफेक्शन इन्फ्लामेशन है, कहाँ पे आपके ब्रोंक्योल्स में, आपके ब्रोंकस में। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन भी हो जाएगा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। उसी के साथ कफ विद पिंकिश ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है कि कफ के टाइम पर यहाँ पर आपको ब्लड भी देखने को मिले, पिंकिश ब्लड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और स्प्यूटम में भी कुछ लक्षण जो है उसके दिख सकते हैं, स्टेन्ड स्प्यूटम भी यहाँ पर आपको आ सकता है। हार्ट पाल्पिटेशंस, आपकी जो हार्ट रिदम होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, या फिर वो क्या होगी कि एक अपनी जो बीट है उसको मिस कर सकते हैं, या फिर एक बीट से ज्यादा टाइम पर वो बीट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारे हार्ट पाल्पिटेशंस। उसी के साथ आपके फीट्स और एंकल्स में हो सकता है एडिमा भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर एडिमा ऑफ द फीट और द एंकल्स। तो ये है हमारे बच्चों साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा कब, मेनली आपके नाइट टाइम पे या फिर एक्सरसाइज के बाद। आप फेंट हो सकते हैं, आपको डिजीनेस जैसी स्थिति आपको महसूस हो सकती है,
इसी के साथ आप टायर्ड बहुत फील करेंगे, आपको चेस्ट पेन होगा, आपको फ्रीक्वेंटली बार बार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बार बार आपको ब्रोंकाइटिस होने लगा, इस तरह के इन्फेक्शंस आपको बार बार होने लगेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि कफ के टाइम पर आपको पिंकिश ब्लड जो है वो शो हो और स्टेन स्प्यूटम शो हो, और आपको हार्ट पाल्पिटेशंस जो है वो फील होंगे आपके फीट्स, आपके पैरों में और एंकल्स में। क्या होगा कि यहाँ पर एडिमा भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पेशेंट को ये जो सिम्टम्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट से पूछ सकते हैं कि अगर बताइए कि मतलब ये चीजें आपको कब से हो रही हैं, आप बताइए, आपने मुंह से बताइए आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। तो पेशेंट में बताएगा कि मुझे चक्कर आ जाता है, या मैं बहुत थका थका महसूस करता हूँ, नाइट टाइम पे मुझे क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, मुझे चेस्ट पेन होता है, मेरे फीट्स और एंकल में स्वेलिंग वगैरह रहती है। तो ये तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में भी देखेंगे, ये पेशेंट हमें बताएगा भी। उसी के साथ हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, उसका हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट पाल्पिटेशंस भी हो रहा है बच्चे, तो उसके साथ हार्ट रेट भी हम चेक करेंगे, पल्स वगैरह, वो हर चीज जो है हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। फिर इसी के साथ हम कुछ टेस्ट भी करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे इकोकार्डियोग्राम टेस्ट हम करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, दिस टेस्ट यूजेस अल्ट्रासाउंड वेव्स टू गिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अ पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर हार्ट। इट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो बोल रहे हैं कि जो टेस्ट है इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमारे हार्ट के अंदर का प्रॉपर तरीके से क्या करे, पिक्चर ले सके। और ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को अच्छे से डायग्नोस करेंगे। अब इकोकार्डियोग्राम की हेल्प से हमारे पास हमारे हार्ट के अंदर का प्रॉपर इमेज होगा, तो हम देखेंगे कि शायद तो उसमें हमें प्रॉपर क्लियर दिखेगा कि हमारे हार्ट में जो मिट्रल वॉल्व है उसमें स्टेनोसिस नैरोइंग हो गई है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं हमारे हार्ट की, जिसको हम ईसीजी और एकेजी भी बोल देते हैं। तो दिस मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of your heart using sensors attached to the skin on your chest, and EKG can detect heart rhythm problems connected to mitral valve stenosis। तो बोल रहे बच्चों कि यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं कि आपके हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको हम मेजर करते हैं, सेंसर्स का यूज करके हम उसको अटैच करते हैं स्किन में और चेस्ट में, सेंसर्स को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और एन EKG कैन डिटेक्ट हार्ट रिदम, और जो EKG है वो आपके हार्ट रिदम को क्या करेगा बच्चे, डिटेक्ट कर देगा, जो हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स इसको डिटेक्ट कर देगा। कनेक्टेड टू मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, जो कि किससे कनेक्ट होती है, आपके मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस से वो कनेक्ट होती। फिर आते हैं चेस्ट एक्सरे पे। इसी के साथ चेस्ट एक्सरे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सरेज कैन शो can tell changes in the shape. X-rays can show or tell changes in the shape or structure of your heart that mitral valve stenosis causes. तो बोल रहे हैं कि mitral valve stenosis कॉजेस की वजह से जो आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। किसके थ्रू? चेस्ट एक्सरे के थ्रू। फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। अ प्रोवाइडर इंसर्ट्स अ डिवाइस इनटू वन ऑफ योर ब्लड वेसल and thread it up to your heart. Then they can measure the pressure within your heart and determine if you have mitral valve stenosis. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कार्डियक कैथेटराइजेशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो बच्चे क्या करेगा, यहाँ पर वो एक ट्यूब को इंसर्ट करेगा, डिवाइस को, जो कि फ्लेक्सिबल थिन ट्यूब होता है ब्लड वेसल में, वो क्या करेगा, उसको इंसर्ट करेगा आपके हार्ट के। उसके बाद जो प्रोवाइडर है वो मेजर करेगा कि आपके हार्ट का जो प्रेशर है वो कितना है, कितना मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का और हार्ट का जो है वो प्रेशर जो है वो हुआ है। तो ये हम किस में करेंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन में। अभी आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर। अभी इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन का हम यूज करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए, डायरेटिक्स हो गए, ब्लड थिनर्स हो गए, कैन ट्रीट सिम्टम्स ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सम ऑफ दीज ड्रग्स आल्सो ट्रीट टू प्रिवेंट। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम बहुत सारी ड्रग्स का यूज करते हैं, सेवरल ड्रग्स का यूज करते हैं। क्यों? मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स और
ब्लड थिनर्स हो गए, तो इनको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर मेडिसिन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ दीज ड्रग्स आल्सो ट्रीट टू प्रिवेंट, यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं वो क्या इसी के साथ साथ ये ट्रीट और प्रिवेंट करती हैं किसको, हाई ब्लड प्रेशर को। क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, इसी के साथ हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को भी ये ट्रीट करती हैं, जैसे कि स्वेलिंग फ्रॉम टू मच फ्लूइड, ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है कि राइट एट्रियम में बहुत ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो स्वेलिंग भी होगी। तो ज्यादा फ्लूइड ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है। तो उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए भी यहाँ पर ये मेडिकेशंस दी जाती है। फास्ट हार्ट रिदम्स, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपका जो हार्ट रिदम है वो बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन दी जाएंगी। ब्लड क्लॉट्स हो गया, फिर स्ट्रोक की कंडीशन में भी आपको ये मेडिकेशन दिया जाएगा। Your provider may also prescribe a long-term course of antibiotics to prevent heart valve damage. इसी के साथ आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपका जो डॉक्टर है, वो क्या करेगा बच्चे कि आपको लॉन्ग टर्म कोर्स मेडिकेशंस एंटीबायोटिक्स का भी प्रोवाइड करेगा, ताकि इस मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस की वजह से आपको किसी भी तरह का कोई हार्ट में जो वॉल्व्स है उनका डैमेज ना हो। फिर आते हैं बच्चे सर्जिकल मैनेजमेंट पे। अब हम सर्जिकली इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किसको, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस को। तो यहाँ पर वल्वुलोप्लास्टी और बलून वल्वोटॉमी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफेक्ट किस में है, हमारे वॉल्व में है। तो क्या करेंगे, वल्वुलोप्लास्टी और बलून वल्वोटॉमी। So this procedure involves a catheter with a balloon attached. इसमें क्या है कि इस प्रोसीजर में हमें कैथेटर की नीड होती है, जिसमें क्या होता है, बलून अटैच होता है। Your provider can inflate the balloon when it reaches your mitral valve. यहाँ पर अब कैथेटर के थ्रू यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि बलून अटैच है। अब जब पहुंच जाएगा आपका जो कैथेटर है और जो बलून है कहाँ, मिट्रल वाल्व तक, तब वो क्या करेगा कि उस बलून को क्या करेगा, इन्फ्लेट कर देगा, उसको फुला देगा। दिस कैन वाइडन द नैरोड एरिया। अब उस बलून के इन्फ्लेट होने की वजह से जो एरिया था वो वाइड हो जाएगा, जो नैरो था मतलब जो पतला एरिया हो गया था, ब्लॉक हो गया था, वो वहां पर चौड़ा हो जाएगा, वो वाइडन अप हो जाएगा। वाल्व रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं बच्चों, इन सम केसेस इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस अ वाल्व यूजिंग अ कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर। दिस इज कॉल्ड ट्रांस कैथेटर मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट और TMVR। तो बोल रहे कि कुछ केसेस में हम वॉल्व को ही रिप्लेस कर देते हैं, ये पॉसिबल होता है कि हम इसमें वॉल्व को रिप्लेस करें। इसमें कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर का ही हम इसमें यूज करते हैं और इस प्रोसीजर को हम ट्रांस कैथेटर मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट और TMVR के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर कि एज अ नर्स अब हमारा क्या रोल है अपने मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वाइटल साइंस है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, तो ये सारी चीजें जो वाइटल साइंस है उनको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस एंड डिक्रीज न्यूमैटिक फीवर। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस देंगे, मतलब कि हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब ये है कि अगर जब भी आप पेशेंट के पास जा रहे हैं आप प्रॉपर गाउनिंग करके जाए, प्रॉपर मास्क वेयर करें, प्रॉपर ग्लव्स पहने, अच्छी तरीके से पूरा सेप्टिक टेक्निक्स का यूज करके आप पेशेंट के पास जाएं और हर एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करें, ताकि आप कंट्रोल कर सके इन्फेक्शन को, ताकि इंडोकार्डाइटिस ना हो जाए पेशेंट को, या रूमेटिक फीवर जो है वो ना हो जाए, और जो रूमेटिक फीवर का हुआ है उसको हम डिक्रीज कर सके। जो भी सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करने में के लिए हम हेल्प करेंगे पेशेंट को। मॉनिटर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब आपके जो वेन्स होती है उनमें डीपली क्या हो जाता है बच्चे कि यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, हमें साइन और सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहना है कि कहीं पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कहीं वेन्स में डीपली कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है। एलिवेट लेग्स अबव द हार्ट, यहाँ पर हम पेशेंट के लेग्स को भी क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, कहाँ तक, उनके हार्ट के अबव तक, एलिवेट लेग्स अबव द हार्ट। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड। इसी के साथ हमें क्या करना है कि पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है उसको हमें मॉनिटर करते रहना है, ताकि फ्लूइड जो है वो ओवरलोड ना हो जाए। तो क्या क्या करेंगे हम,
वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके और रूमेटिक फीवर को डिक्रीज कर सके। सिम्टम्स को मैनेजमेंट करेंगे, जो पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने में पेशेंट का हेल्प करेंगे। साइंस और सिम्टम्स ऑफ की डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब इसमें क्या होता है कि वेन में डीपली क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसको मॉनिटर करेंगे। पेशेंट के लेग्स को एलिवेट करेंगे अबव द लेवल ऑफ द हार्ट और फ्लूइड इनटेक को मॉनिटर करेंगे ताकि फ्लूइड ओवरलोड को हम क्या कर सके, प्रोहिबिटेट कर सके, अवॉइड कर सके। इसी के साथ SSEC जो भी हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो किया है या इकोकार्डियोग्राम किया है तो उसको हमें असेस करना है। लिसन टू द लंग्स एज पल्मोनरी एडिमा इज कॉमन। हमें लंग्स के साउंड को भी क्या करना है, लिसन करना है, सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा जो है वो कॉमन है। लिसन टू द हार्ट, MS प्रेजेंट्स विद द लाउड S1। इसी के साथ हमें हार्ट के साउंड को भी क्या करना है, लिसन करना है विद अ लाउड S1 साउंड जब आएगी तभी हमें क्या करना है, उसको अच्छे से सुनना है। इनकरेज डाइट, फेलियर टू थ्राइव इज कॉमन। इसी के साथ हमें प्रॉपर डाइट जो है पेशेंट की उसको इनकरेज करना है। एजुकेट पेशेंट्स ऑन द डिजीज एंड सर्जरी। पेशेंट को हमें एजुकेट करना है उसकी डिजीज को लेकर और जो भी सर्जरी परफॉर्म होनी है उससे रिलेटेड हमें उसको प्रॉपर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। क्या करना है, ECG को असेस करना है, उसके लंग साउंड को असेस करना है ताकि एडिमा, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा इसमें कॉमन है, हार्ट की साउंड को हमें लिसन करना है, डाइट को इनकरेज करना है और पेशेंट को उसकी डिजीज और सर्जरी से रिलेटेड एजुकेट करना है। क्योंकि हो सकता है पेशेंट अपनी डिजीज से लेकर बहुत घबराया हुआ हो, सर्जरी से बहुत डरा हुआ हो, तो हम हर चीज उसको बेहतर तरीके से समझाएंगे ताकि उसकी जो डर है वो कम हो जाए। उसको फिजिकल और साइकोलॉजिकली और इमोशनली सपोर्ट भी हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है कि मतलब अगर आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो गया है तो इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड डिफिकल्टी सलोइंग फ्रॉम एन इनलार्ज्ड अपर चेंबर, कंप्रेसिंग योर एसोफेगस। बोल रहे कि यहाँ पर आपको जो चीज आप खा रहे हो उसको सलाव करने में, आपको चबाने में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनलार्ज्ड अपर चेंबर है आपका वो क्या कर सकता है कि आपके ईसोफेगस को कंप्रेस कर देगा, दबा देगा। इसी वजह से यहाँ पर आपको डिफिकल्टी इन सलोइंग होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। यहाँ पर वही मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो आर्टरी जो क्या होता है कि आपके लंग्स तक ब्लड को लेके आती है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि हार्ट भी फेल हो जाए, किसमें, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में। उसी के साथ ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा, स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है जिसमें क्या है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन रिच फूड, जो भी ऑक्सीजन है, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे और ब्रेन अपना काम करना बंद कर देगा और स्ट्रोक की कंडीशन हो जाएगी। इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसी के साथ आपकी जो इनर लेयर है या फिर जो तीनों लेयर्स हैं आपके हार्ट की वो यहाँ पर क्या होगी, इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। और सडन डेथ, कुछ केसेस में सडन डेथ भी हो सकती है। कहाँ, किन केसेस में, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के केसेस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि आपके हार्ट का जो मिट्रल वॉल्व है जो कि कहाँ पर होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर नैरोइंग हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो प्रॉपर बैक फ्लो करेगा कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। अब जो लेफ्ट एट्रियम है वो इनलार्ज हो जाता है और तभी वहां पर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।